Good morning. Today we will discuss the historical development of Muslim law. We have already discussed the first period and the second period. Today we will discuss the third period. The third period starts from 661 to 980. जो तीसरा जो फेज है मोहम्मदन लॉ के उत्थान का, उसके ऐतिहासिक विकास का, उसका प्रारंभ 661 एडी से स्टार्ट करके 900 एडी तक का है। इस फेज में क्या क्या हुआ था, जैसा कि आपको विदित है कि इस फेज में जो खलीफा का फेज है और पहला जो खलीफा है वो अली was the first Khalifa, and after Ali the second Khalifa was Hassan. Ali had two sons, Hassan and Hussein. Hassan was the eldest and Hussein was the youngest. अली के दो बच्चे थे, दो लड़के थे, हसन और हुसैन। और हसन जो थे वह अली के बाद खलीफा बनते हैं और वह साध्वी प्रवृत्ति के होने के कारण उनको यह पद बहुत ज्यादा रुचिकर नहीं लग रहा था। संत प्रवृत्ति होने के कारण वह प्रशासनिक अधिकारी या एग्जीक्यूटिव हेड जो इस्लामिक कॉमनवेल्थ का था, पूरे संपूर्ण इस्लाम का था, उसको संचालित करने में अपने आप को कहीं न कहीं असहज वो फील कर रहे थे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यह निर्णय लिया कि वह स्वेच्छा से उन्होंने वॉलंटरीली रिजाइन कर दिया। स्वेच्छा से उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया, पद से त्यागपत्र। और त्यागपत्र देने के बाद हसन के बाद मौविया उमैया डायनेस्टी, मौविया जो हुई MUAVI, मौविया, ही वॉज द थर्ड खलीफा। और मौविया जो था वो उमैया डायनेस्टी को, उमैया डायनेस्टी उमैया डायनेस्टी को गवर्न करता था। और मौविया जो था वो उमैया डायनेस्टी, एंड दैट उमैया डायनेस्टी was just governed very effectively, बहुत प्रभावकारी ढंग से मौविया डायनेस्टी, उमैया डायनेस्टी ने पूरे शासन को संचालित किया। और इनके फेज में दो महत्वपूर्ण घटना घटी। उन्होंने अपना जो हेड, जो खलीफाओं का हेड था वो मदीना हुआ करता था, उन्होंने मदीना से डेमेस्क्यू चेंज किया, मदीना से डेमेस्क्यू चेंज किया। और दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि जो इलेक्शन के माध्यम से खलीफा का चुनाव होकर आते थे, उन्होंने यह निर्णय लिया नहीं, अब उत्तराधिकार के माध्यम से आगे का खलीफा चयन होगा। और उसी के निर्णय को मानते हुए आगे मौविया के जो पुत्र थे यजीद अगले जो है खलीफा, यजीद अगले खलीफा बने। और इसमें क्या हुआ, यजीद एक ऐसा विकृत मानसिकता वाला खलीफा था जिसने हसन की वाइफ को प्रेरित किया, उकसाया, और हसन की वाइफ ने हसन को जहर देकर उनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद, इस बात को जानने के बाद, जो उनके यंगर सन थे अली के, हुसैन, वह बहुत नाराज हुए। नाराज होने के बाद उन्होंने रिवोल्ट किया यजीद के विरुद्ध, और यजीद ने इसका बदला लेते हुए उसको भी बहुत ही निष्ठुर तरीके से उसकी हत्या कर देता है। और आगे चलकर 750 एडी में जो उमैया डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी को अब्बासिद कैप्चर करता है।
उमैद डायनेस्टी को, अब्बासी उमैद डायनेस्टी को कैप्चर करता है। यजीद के बाद अब्बासी उमैद डायनेस्टी को कैप्चर करता है। और इस फेज में क्या हुआ कि दिस फेज, यह जो समय था, यह जो कालखंड था, इस्लामिक कॉमनवेल्थ था, इसमें अली हो, चाहे हसन हो, चाहे मौविया डायनेस्टी, यजीद डायनेस्टी हो या अब्बासिद हो, यह स्टेट अथॉरिटी ने कानून को ध्यान में रखते हुए कुछ नयापन कुछ भी नहीं किया। नयापन न करने के कारण क्या हुआ, जो स्कॉलर्स थे उस स्टेट के, जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने कुरान के कंटेक्स्ट को निर्वचन किया अपने अनुसार, उसको अर्थ प्रदान किया, उसको रूप प्रदान किया, उसको संकलित किया। जब स्टेट अथॉरिटी अपने काम से विफल रहती है कानून के निर्माण कार्य को करने में, कुरान को नएपन में लाने में, कुरान को नया अस्तित्व प्रदान करने में, तो जो स्कॉलर्स थे, जो बुद्धिजीवी थे, जो एजुकेटेड क्लास था उस समय मदीना का, उसने धीरे धीरे निर्वचन किया। मोहम्मद साहब के जीवन का भी उन्होंने निर्वचन किया, कुरान के कंटेक्स्ट का भी निर्वचन किया, और धीरे धीरे या फिर आगे चलकर क्या हुआ, मक्का, मदीना और कुफा में जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस चीज को स्टैंड किया और यह बताने का प्रयास किया कि कुरान है क्या, कुरान की विषय वस्तु है क्या, और कुरान को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, एंड हाउ वी शैल अंडरस्टैंड द कुरान and how we should learn the Quran. This is the thing which is very essential in this phase. And the different of opinions of the scholars, जो स्कॉलर्स के ओपिनियंस थे एक दूसरे से बहुत भिन्न होने के कारण आगे चलकर जो सुन्नी स्कूल है, वह सुन्नी स्कूल 4 भागों में डिवाइड हो गया। सुन्नी में स्कॉलर्स के कारण हनाफी, मलिकी, शफई, हनबली, और ठीक उसी तरह स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन, उनके इंटरप्रिटेशन अलग होने के कारण शिया में भी हुआ। इतना इसारिया, इस्माइलिया, जैदिया, इतना इस्माइलिया, जैदिया, ये 3 भागों में डिवाइड हो गया। उसके बाद इसके आधार पर कानून अस्तित्व में आया, मुस्लिम लॉ नए कंटेक्स्ट में आया, और आगे चलकर जूरिस्ट्स के ओपिनियन आए मुस्लिम्स के, जिसको हम इजमा कहते हैं, कंसेंसस ऑफ द जूरिस्ट्स ओपिनियन, और आगे चलकर इक्विटी, रीजनिंग एंड पब्लिक वेलफेयर. It was also a very important principle, and on the basis of these principles, the problems which was not in Quran, which was not in tradition, which was not in Qiyas, the problems was solved by, on the basis of this principle, equity, reasoning and public welfare. This was happened in the phase of third 661 to 980. The fourth period, right now we are going to discuss the fourth period. It is also very important period. And fourth period, what had happened in fourth period? Fourth period 982 1924 AD. This is the important thing. And what had happened in this phase, 4 schools have been established.
in case of Shia and Sunni, and Abbasid, who had ruled continuously 5 centuries, and after Abbasid, Mongols came 1258 AD, and Abdul Ras Qasim 1261 AD. This was the phase, and this phase was also very much important for the law point of view of Muslim law, and some important jurists, they had also given important opinions on different aspects of Muslim law, and this phase was also important for the administrative as well as the executive point of view of Muslim law. And the fifth phase, the fifth period is also very important, the 5th fifth period, and this period starts from 1924 to till today. In this phase, Quran came, the scholars' opinion came, equity, welfare, and reasoning came, consensus opinion of the jurists came, and the Muslims period was over and the English period had been started, and the first important law was made by the English law. The प्रथम कानून जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था वह था शरीयत एक्ट, जैसे शरीयत एक्ट 1937. It was very 1937. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है. मैंने आपको पहले ही बताया 10 ऐसे विषय हैं, घरेलू विषय हैं, और उन समस्याओं का निस्तारण भी शरीयत एक्ट के नियम के अनुसार होगा. शरीयत एक्ट का मतलब है कुरान के अनुसार. नंबर 2, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट. डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. यह कानून आया. डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम 1939, महिलाओं को कैसे तलाक दिया जाए, इससे संबंधित कानून आया. और तीसरा इंपॉर्टेंट आया है मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट. मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986. Then after triple talaq in 2017-18. These are the important laws framed by our legislative organs of the government, that may be the central government, that may be state government. ये कानून अस्तित्व में धीरे धीरे आए, चाहे वह केंद्र सरकार के द्वारा हो, चाहे वह राज्य सरकार के द्वारा हो. और आज जो मुस्लिम हैं इंडिया में वह शरीयत एक्ट के द्वारा गवर्न होते हैं. यदि पारिवारिक समस्याएं कोई हैं तो उसका निस्तारण शरीयत एक्ट के तहत होता. डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का भी सहारा लिया जा सकता है. ट्रिपल तलाक, अगर तलाक संबंधित कहीं कोई विवाद है तो उसका भी निस्तारण किया जा सकता है. और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी लिया जा सकता है. इसके आधार पर निस्तारण किया जा सकता है. और कल मैं चर्चा करूंगा स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ. थैंक यू वेरी मच.